तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने इस पे बातचीत की कि जो क्रॉसी रीमाइंडेड क्वेश्चंस हैं वो आपके पास नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है कि क्रॉसी रीमाइंड सेटिस्फाई हो जाएं और उसके बावजूद भी फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो उस पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है, एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर माइनस जेड टू द पावर -4 जब जेड जीरो नहीं है और जीरो जब जेड जीरो। तो इसे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर -1/z⁴ है। एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं। तो सो दैट हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, ऑल्दो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड at z equal to 0, yet f is not analytic. F is not analytic at z equal to 0. तो ये एक अच्छा सवाल है आपके पास। फंक्शन जो है वो ओरिजिन पर क्रॉसी रीमान को सेटिस्फाई कर रहा है और इसके बावजूद भी वो एनालिटिक नहीं है। अब जब हम इसे प्रूव करेंगे, दिखाएंगे, तो हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि क्रॉसी रीमान वाकई सेटिस्फाई हो रही है भाई। तो देखिए प्लीज, हमारे पास जो एफ जेड है वो e टू द पावर -1 जेड की जो मैं एक्स प्लस आई वाई रख दूं तो एक्स प्लस आई वाई की पावर 4, ये वाला। आप इसे मानिए कि ये u प्लस आई वी है। आप पूरा डिटेल में लिखना चाहेंगे तो u और v को वैसे लिखिए, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई टाइप का। वो आपकी इच्छा है कैसे लिखना, v एक्स वाई का फंक्शन। ठीक हो गया। अब ओरिजिन पर आपको करना है तो इसको लंबा, अगर इसको रियल इमेजिनरी सेपरेशन में लगेंगे ना तो ये बहुत ही लंबा जाएगा। तो हम उस अप्रोच पे काम नहीं करते। हम ऐसा काम करेंगे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। अब बच्चों मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स क्रॉसी रीमान में जो पहली टर्म है, और वो मुझे कहाँ पर चाहिए, 0 0 पर। तो पहले मैं समझना चाहता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, u एट 0 0 अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। तो आप लोग गौर कीजिए कि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, y में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ y 0 है। और x जो है 0 से x तक गया है, तो बदलाव केवल x में हुआ है, y में नहीं हुआ। तो यही पार्शियलिटी है कि एक ही में बदलाव हो रहा है, x में। उसकी वजह से u बदलेगा। तो u में x के रिस्पेक्ट में ढूंढना है, और कहाँ, y तो 0 है, x से 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 0 पे ढूंढना है। क्या मैं ये समझा पाया कि ये जो है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स एट 0 0 है? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, जो सवाल है उसमें z इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, वो आप सवाल में देखिए। तो यहीं से समझ में आता है कि अच्छा ये u 0 0 और v 0 0 दोनों ही 0 होंगे, फिर फंक्शन ही पूरा 0 है वहां पर। तो फिर यार ये बताओ u एक्स एट 0 0 कितना आएगा? इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। बच्चों u एक्स ट्रोमा 0 कहां से निकालोगे? सर एफ जेड से। ये है u एक्स ट्रोमा 0 और v एक्स ट्रोमा 0 कहां से निकालोगे? ये देखो तो, u एक्स ट्रोमा 0 प्लस आई v एक्स ट्रोमा 0 कितना हो जाएगा भाई? इसका मतलब y की जो 0 रखना है, e की पावर -1 अपॉन एक्स की पावर
4। तो ये तो पूरा रियल है, तो इसका मतलब यू एक्स ट्रोमा जीरो कितना हो गया? सर e की पावर -1/x की पावर 4। और वी एक्स जीरो 0। जीरो। अच्छा, ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था। ऐसे ही एक बार एक्स को जीरो करते हैं, यू जीरो वाई प्लस आई वी जीरो वाई निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई की पावर -1 अपॉन एक्स टी जो जीरो प्लस आई वाई की पावर 4। बेटा आई की पावर 4 1 होता है, तो ई की पावर -1/y की पावर 4 होगा। तो यहां भी ये पूरा रियल है, तो यू जीरो कॉमा वाई तो इतना आ जाएगा, और वी जीरो वाई क्या आ जाएगा? 0। 0। तो पहले ये चारों वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये वाला काम अगले पेज में करूंगा। आपने, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में नोट करिए, पहले समझ लीजिए चीजों को। तो u आपको क्या करना है, u एक्स ट्रोमा जीरो, हमें निकालना है u एक्स एट जीरो जीरो। तो u एक्स दिस माइनस u जीरो जीरो u एट जीरो जीरो, ये वाला अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसको ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, u एक्स ट्रोमा जीरो अभी आपने निकाला है 1/x⁴। v तो u तो जीरो जीरो था ही, अपॉन एक्स। आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये नीचे ले आइए, एक्स इंटू ई की पावर 1/x⁴, ये लिमिट हो गई। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ध्यान दीजिएगा, एक्स से ऐसे ही ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन करिए, 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2, तो एक्स की पावर 8 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं यू एक्स एट जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x+1/x³ 1/x⁴ प्लस एंड सो ऑन। प्लीज इसमें एक्स टी जो जीरो रख दीजिए, देखिए क्या क्या मिल रहा है, जीरो प्लस इंफिनिटी प्लस, तो 1/∞ जीरो। तो फाइनली ये जीरो आ गई लिमिट। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ प्रॉब्लम है। प्लीज इनमें आप ये वाले रूल मत लगाइएगा कि इसको राइट साइड ले जाएं तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा नहीं होता। 1/0 कितना होता है? सर अनडिफाइंड। अब चलो उस सिंबल को इन्फिनिटी लिखते हो, तो आप 0 × ∞ 1 होता है नहीं कह सकते ना। तो ये जो बेसिक हमारे ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम कभी राइट लेफ्ट मूव कराते हैं, तो ये इनफाइनाइट वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म में ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो यू एक्स एट जीरो 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 आ गया। चलो ठीक। यार ये बताइए यू वाई एट जीरो जीरो कितना आएगा? लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, यू एट जीरो कॉमा वाई माइनस यू एट जीरो कॉमा जीरो अपॉन वाई। ये कितना है? e की पावर -1/y⁴ -0/y। आप ये बताइए इसमें, और जो ये पीछे वाला था एक्स में ऐसा ही एक्सप्रेशन जब आया था, ये वाला कोई अंतर है? नहीं है सर।
एक ही चीज तो है भाई टोटल। वाई टी जो एक्स टी जो वाई तो लिखा है। यस सर। हाँ, तो इसको एग्जाम में भी नहीं करना है, इतना ही करना है। आप वहां से सिमिलरली दिस विल बी जीरो। तो यू एक्स एट जीरो 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 आया, यू वाई एट जीरो 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 आया। अब नेक्स्ट निकालना वी एट से एट जीरो जीरो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वी एक्स कॉमा जीरो माइनस वी जीरो कॉमा जीरो अपॉन एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस जीरो अपॉन एक्स। ध्यान दीजिएगा, अब ये नहीं कि ऊपर जीरो आ रहा है तो आप कह दें कि ये नीचे भी एक्स टी जो जीरो रखेंगे जीरो अपॉन जीरो आएगा ना। लिमिट तब लगाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब अंदर जितना आप सॉल्व कर सकते हैं वो कर चुके होते हैं। तो ऊपर आएगा जीरो माइनस जीरो, जीरो ही हुआ, जीरो अपॉन एक्स से जीरो। आप जितना सॉल्व कर सकते थे वो पहले कर लीजिए, अब लिमिट ले आइए। अब क्या लगाए लिमिट, अब तो जीरो ही आएगा। और लास्ट वी वाई एट जीरो जीरो। तो वी जीरो कॉमा वाई माइनस वी एट जीरो जीरो अपॉन वाई। लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो। यहाँ भी वही लॉजिक है, ये जीरो है, ये भी जीरो है अपॉन वाई, तो ये भी जीरो आ गया। देखिए चारों वैल्यू जीरो आ गई तो बराबर ही आ गई। तो आप कह सकते हैं सिंस एट यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तब भी जीरो ही आएगा वो भी। सो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट जेड इक्वल टू जीरो। तो ट्रॉसी रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो एक ही सवाल ने आपको कई सारी चीजें सिखाई हैं, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी है, उसमें लिमिट का कंसेप्ट भी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। अगर ये समझ में आ गया तो इसे आगे बढ़ाऊं अब। यस सर। तो फिर अब हमें ये देखना है कि आखिर अब स्टेप टू में देखते हैं, भाई इतना सब होने के बाद भी ये एनालिटिक क्यों नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एफ जेड ई टू द पावर वन अपॉन जेड की पावर फोर है जेड नॉन जीरो पर। अब क्योंकि आप ओरिजिन पर आ रहे हैं और ओरिजिन पर दो रास्ते से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आने पे तो आपने लिख ही दिया है। अब आप ही की बात करते हैं, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी पाथ के अलाउंग आ सकते हैं, तो मैं ये वाला पाथ ले रहा हूँ, जेड इक्वल टू आर ई टी पावर पाई बाई फोर। पाई बाई फोर वाला जो पाथ है, इसका मतलब आर लगातार ओरिजिन की ओर आते समय घटेगा और 45 के एंगल पे आना है। पाई बाई फोर ये हुआ, फिर जेड क्यूब होता तो मैं पाई बाई थ्री ले लेता। लेट अस टेक अ पाथ जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई पाई बाई, मतलब एंगल तो कांस्टेंट है, दूरी कम होते जाएगी। ज्यो ज्यो जेड जीरो की ओर जाएगा तो आर जीरो की ओर जाएगा, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है पाई बाई फोर। तो फिर अब उस समय एफ जेड माइनस एफ जीरो, एफ जेड ही ले लो, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो में देखें क्या आती है लिमिट। जेड टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर माइनस वन अपॉन जेड की पावर फोर। तो जहां जेड जीरो है वहां आर जीरो हो रहा है, ई की पावर माइनस वन अपॉन आर ई की पावर आई पाई बाई फोर की पावर फोर। बताओ यार कितना होगा फिर ये लिमिट, आर टेंड्स टू जीरो, ई की पावर में माइनस वन अपॉन आर की पावर फोर और ई की पावर आई पाई हो जाएगा।
यस सर। yes, sir. बच्चों देखो e की पावर आई पाई बाई 4 है और उसकी पावर फिर 4 है, तो 4 की लिया ही इस तरह से दिया है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर आई पाई होगा, e की पावर आई पाई का मतलब क्रॉस पाई प्लस आई साइन पाई, साइन पाई तो 0 होगा, क्रॉस पाई -1 होगा, तो ये -1 आएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, लिमिट r टेंड्स टू 0, e की पावर 1/r की पावर 4, इतना बचेगा। r की जो 0 रखेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी आएगा, जो कि इन्फिनिटी को जाता है क्योंकि e 1 से बड़ा होता है। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? No, no, sir. मतलब ये लिखने के बजाय ये लिख लीजिए कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बस क्रॉसी रीमान सेटिस्फाई होने के बावजूद आपने एक पाथ लिया और उस पाथ के अलावा लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो बहुत बात की बात है, और डिफरेंशिएबिलिटी से आगे की चीज है एनालिटिक होना। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, काफी शानदार क्वेश्चन है कि एनालिटिक होना ठीक है, वो नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो होने के बावजूद भी फंक्शन हो सकता है कि एनालिटिक ना हो। तो बीएससी फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन हुआ, क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्लेक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक आध कंसेप्ट और सीखते हैं। ऑर्थोगोनल प्रारूप पढ़े हैं आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में? Sir, और Yes, sir. orthogonal हम्म Yes, sir. orthogonal trajectory करके। ऑर्थोगोनल कर्व्स, दो कर्व हैं ऑर्थोगोनल। एफ मान लो एक्स वाई कोई फंक्शन है कांस्टेंट, और दूसरा जी है एक्स वाई फुल कांस्टेंट, दोनों ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब है दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर जो टेंजेंट आएगी, टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होगा। मतलब कर्व के बीच का एंगल का मतलब उस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट के बीच का एंगल ये 90 होगा। तो उम्मीद है ये आसानी से समझ में आता होगा। और बच्चों एक एक वर्ड है फैमिली। मैथ्स में फैमिली का मतलब जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कोई रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन सेंटर मानते हुए जितने भी लैम्डा, आप कोई भी रियल नंबर लें, आपको सब मतलब इनफाइनाइट एक फैमिली मिलेगी। अब आप पूछ सकते हैं फैमिली होने का रीजन क्या है? क्या हर समय हम सारे सर्कल को फैमिली बोलें? ऐसा नहीं है। फैमिली के लिए कुछ तो कॉमन होना चाहिए उनमें, तो इनमें सेंटर कॉमन है, सेंटर सेम है, रेडियस वेरी कर रहे हैं, तो ये फैमिली है पूरी। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं y इक्वल टू एम एक्स, एम कोई रियल नंबर है, तो ये ओरिजिन से पास होने वाली जितनी लाइनें हो सकती हैं वो सब है, दुनिया में जितनी हो सकती हैं। ये भी एक फैमिली हुई क्योंकि सब में एक कॉमन पॉइंट है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब ये फैमिली और ये फैमिली आपस में ऑर्थोगोनल है, फैमिली ऑर्थोगोनल है, कर्व नहीं। इसका मतलब है किसी भी एक फैमिली का कोई भी कर्व दूसरी फैमिली के किसी भी कर्व को अगर इंटरसेक्ट करे तो 90 पे ही करे, तो तब वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला आप पढ़ते थे, उसका ये मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एक फैमिली का कोई भी मेंबर दूसरी फैमिली के किसी भी मेंबर को अगर इंटरसेक्ट करे, पहले इस शब्द पे ध्यान दीजिए, जरूरी थोड़ी है करेगा, अगर करे तो 90 पे ही करेगा। तो अब बच्चों ये बताओ, जैसे ये है, ये दोनों, ये 90 सेंटर से पास हो रही है लाइन ओरिजिन से,
तो सर्कल में हमने पढ़ा है कि सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है सर्कल में, वो नॉर्मल होती है, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो ये दोनों ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और यहां पर आप लोग ऐसे निकालते थे, दोनों का जो स्लोप है m1 m2 इक्वल टू -1 होता था ना। एक्चुअली दो कर्व जो हैं उनके बीच का जब एंगल निकालना होता है, टेंजेंट के बीच का एंगल, तो tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड ले लो, तो एक्यूट एंगल ही लेना है। तो दो लाइनों के बीच एंगल ऐसे आता है। अगर वो परपेंडिकुलर देखने हैं तो डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर तब 0 होगा जब m1 m2 -1 होगा। तो दो लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो वो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। क्या मैं यहां तक समझा पाया सारी चीजें? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अब मतलब की जो थ्योरम है वो ये है, लेट W इक्वल टू एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन। एक फंक्शन है वो एनालिटिक है, और एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई बी है। देन u एंड v आर ऑर्थोगोनल फैमिलीज। बल्कि मुझे थोड़ा और अच्छे तरीके से ऐसे लिखना चाहिए, u इक्वल टू कांस्टेंट एंड v इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख लीजिए प्लीज। ये अच्छा नहीं हुआ। आर ऑर्थोगोनल फैमिलीज, इसको प्रूव करते हैं। तो आप लोगों ने लिखा है कि u इक्वल टू कांस्टेंट, दो लाइन का सवाल है। u एक्स वाई का मतलब, u का मतलब u एक्स वाई का फंक्शन है, कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन याद है आप लोगों को? डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो u एक्स शॉर्ट में प्लस डी एक्स यू वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा बच्चों? माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई। इसको मैं m1 मान लूं। अब दूसरे कर्व के लिए करो, वी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन अब आप ही बता दो इसी आधार पे। सर माइनस का v ऐसा ही लिखेंगे u की जो v। तो यहां पर अगर आप dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो माइनस वी एक्स अपॉन वी वाई आ जाएगा, ये m2। तो ये बताइए प्लीज m1 m2 कितना आएगा? यू एक्स अपॉन यू यू इंटू वाई वी एक्स अपॉन, वी एक्स अपॉन वी वाई। ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। अब प्लीज जो yes sir. आपको स्टेटमेंट में दिया गया है थोड़ा उस पर गौर कीजिए। आपको क्या दिया है फंक्शन? Analytic. एनालिटिक होगा तो क्रॉसी रीमैन तो जरूर सेटिस्फाई करेगा ना, वो नेसेसरी हुई। तो यू एक्स की जो क्या लिख सकते हैं, vy वी वाई और यू वाई की जो पर माइनस का माइनस माइनस का वी vy. है। दूसरे को ऐसे ही रखना, ये नहीं कि उसको यू में बदल दिया तो ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा। m1 m2 -1 आ गए। इसका मतलब u इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो हैं वो दो ऑर्थोगोनल फैमिली को बनाएंगे। ज्योमेट्रिकली समझिएगा,
कि वो फैमिली आपस में जब भी एक दूसरे को, पहली फैमिली का कोई भी मेंबर दूसरी फैमिली के किसी भी मेंबर को तभी इंटरसेक्ट करेगा जब 90 का एंगल बने। लेकिन ये सब तब है जब एनालिटिक फंक्शन हो। अगर फंक्शन एनालिटिक ना हो तब नहीं है। क्या मैं इतना समझ आ पाया आप लोगों को सारा? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शंस जो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हार्मोनिक कहते हैं। फंक्शंस सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशंस del square f equal to 0, दैट इज, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2D में है तो उसका इतना ही मतलब हुआ। 3D होता तो 8 कंपोनेंट और आया था। ये आर कॉल्ड, उनको हार्मोनिक कहते हैं, वो लिख लेना। तो यहां से आपके पास एक थ्योरम आएगी, इफ W इक्वल टू एफ जेड u प्लस आई बी is analytic, then u and v are harmonic functions. But converse may not be true. मतलब एनालिटिक हो तो जरूरी नहीं है हार्मोनिक हो। नहीं नहीं, सॉरी, एनालिटिक है तो हार्मोनिक तो होगा ही, यू और बी। लेकिन यू और बी हार्मोनिक हो तो जरूरी नहीं है फंक्शन एनालिटिक हो। काफी अच्छा रिजल्ट है। आप एनालिटिक लेके चल रहे हैं बच्चों, सिंस एफ जेड u प्लस v इज एनालिटिक, तो इसका मतलब हुआ ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये हमें मालूम। अब आप ये बताइए, डेल, हम ये देखना चाह रहे हैं डेल स्क्वायर यू, इसका मतलब हुआ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हम ये देखना चाह रहे हैं। रोज खिलाना पड़ेगा तो बदल तानिया माइक ऑफ करो, क्या आ गया है बेटा? आपका माइक ऑन है, आप बातों में लगी होंगी। हम तो मान रहे हैं आप ध्यान से पढ़ ही रही होंगी, सुन रही होंगी। चलिए, तो इसको डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई, ऐसा लिख सकते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स, Yes, sir. डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो क्या लिख सकते हैं हम? डेल वी अपॉन Del V upon डेल वाई, del Y. और डेल अपॉन डेल वाई Minus ठीक है, यहाँ पर माइनस डेल वी del अपॉन V upon डेल एक्स। del X. तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये जीरो होगा या नहीं? ये दोनों बराबर होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. आपने जब फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़े थे तो, या पढ़े होंगे जिन्होंने, वहां पर स्वार्ट्ज और यंग थ्योरम आती है जो बताती है कि इन जनरल ये बराबर नहीं हो पाते।
लेकिन वो प्योर मैथ्स है बच्चों और रियल एनालिसिस का हिस्सा है। और इन जनरल, चाहे आप अप्लाइड मैथ्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स में कहीं यूज करें, या ये कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स तो प्योर है, लेकिन नॉर्मली ये दोनों डेरिवेटिव बराबर आते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि यू क्या हो गया? हार्मोनिक। हार्मोनिक हो। ऐसे ही आप वी को भी हार्मोनिक प्रूफ कर सकते हो सिमिलरली। और कन्वर्स के लिए कोई एग्जाम्पल आप लोग ढूंढोगे, किताबों में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। और ग्रुप में मुझे भी शेयर करिए, ग्रुप में करिए। और मैं, जो लोग नहीं ढूंढ पाए उनके लिए मैं भी डाल दूंगा फिर ग्रुप में। एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल चाहिए आपको जहां पर यू और बी हार्मोनिक तो हो, मतलब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करें, लेकिन क्या ना हो, फंक्शन एनालिटिक में एनालिटिक। कौशी रिमेन ना हो पाए। तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिए प्लीज आप आराम से। आज इसको इतना ही करते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे।